ब्लैक वाइन का इलाका इंतहाई खूबसूरत था। छोटे बड़े मकानात चारों तरफ फैले हुए थे। एक अजीम शान झील भी उसके बाईं समत नजर आ रही थी। हम एक मुख्तसर से रास्ते से गुजरते हुए एक बड़ी इमारत के सामने पहुंच गए। यहाँ चारों तरफ कालों का राज था। इमारत के सदर दरवाजे में एक तवीलुल कामत स्याह फाम से मुलाकात हुई। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, सत श्री अकाल सरदार। सरदार ने खुश मिजाजी से कहा, ओ सत श्री अकाल कालू चंद महाराज, सत श्री अकाल, और आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। मैंने भी उससे मुसाफा किया। बोला, चीफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हरबंस बोला, अभी मुलाकात हो जाएगी। स्याफाम ने कहा, जल्दी क्या है, अंदर आओ। हरबंस ने उससे मेरा तारुफ करवाया। उसका नाम एमसेल ब्राउन था। मेरा नाम हरबंस ने खेम सिंह बताया था। हमें मेहमान खाने के एक कमरे में पहुंचा दिया गया था। इंतहाई शानदार इमारत थी। फौरन ही तवाज़ो शुरू हो गई। एमसेल खुश अखलाक आदमी था। दुनिया जहान की बातें करता रहा, फिर इजाजत लेकर चला गया। उसी वक्त हरबंस हार्बो से मुलाकात करने चला गया। कारोबारी मामला था, इसलिए मैं उसके साथ नहीं जा सकता था। लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दो स्याह फाम मेहमान खाने के उसी कमरे में आ गए जहां मैं मौजूद था। एक बोला, मिस्टर हार्बो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, ओह अच्छा, और मैंने उनसे मजीद कोई सवाल करना मुनासिब न समझा और उनके साथ चल पड़ा। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजर कर मैं एक कमरे के दरवाजे पर रुका और यहाँ तक रहनुमाई करने वालों ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया। अंदर दाखिल हुआ तो हरबंस को एक तनोमंद नीगरो के सामने बैठा पाया। 7.25 फुट की जिसामत का ये देव एक शानदार सूट में मलबूस था। उसकी आंखें बहुत बड़ी और खौफनाक थीं, लेकिन मुझे देखकर वो उठ खड़ा हुआ और मेरे करीब आ गया। उसने सवाल किया, मेकअप? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया। हेलो मिस्टर हार्बो। हार्बो ने अपना चौड़ा पंजा मुसाफे के लिए मेरी तरफ बढ़ाया और गर्मजोशी से उसे दबाते हुए बोला, क्या वाकई तुम अली जार खान हो? हरबंस बोला, यार अली माफ करना, मैंने तुम्हारी इजाजत के बगैर मिस्टर हार्बो से तुम्हारा तस्करा कर दिया है, लेकिन मुझे मिस्टर हार्बो पर मुकम्मल एतमाद है। इन्होंने फौरन तुमसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। डेबू हार्बो ने कहा, मैं तुम्हारा असल चेहरा देखना चाहता हूँ मिस्टर अली, और एक आदमी को चुटकी से इशारा कर दिया जो एक गोशे में किसी बुत की तरह साकित खड़ा था। वो बाहर निकल गया और चंद लम्हों के बाद अमोनिया की बोतल लेकर आ गया। मैंने दाढ़ी वगैरह उखाड़ दी और वो शख्स मेरे चेहरे पर अमोनिया की फुहारें मारने लगा। मैंने पूछा, मेरा तस्करा कैसे निकल आया हरबंस? वो बोला, मिस्टर हार्बो ने बताया था कि वो सैन फ्रांसिस्को गए हुए थे अपने अजीज तरीन दोस्त जोशू की आखिरी रसूमात के सिलसिले में। मैंने इस दोस्ती की तफसील पूछी तो पता चला कि मिस्टर जोशू और हार्बो 25 साल पुराने दोस्त हैं और मिस्टर हार्बो ने उनके कातिलों की तलाश के लिए 15 आदमी मुकर्रर किए हैं। वो उनका इंतकाम लेने के लिए बेचैन हैं। और अली, फिर मिस्टर हार्बो ने तुम्हारा नाम लिया और मैं खुद को बाज न रख सका। प्लास्टिक मेकअप के टुकड़े मेरे चेहरे से साफ हो गए। हार्बो की निगाहें मुझ पर जमी हुई थीं। मेरा असल चेहरा देखकर डेबू हार्बो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे अपने पास बिठाते हुए कहा, मेरे मरहूम दोस्त ने मुझे तुम्हारे बारे में पूरी तफसील बताई थी अली। उसने ये भी कहा था कि तुम मुझसे मिलोगे। तुम तन्हा उनसे लड़ रहे हो अली, मेरे पास क्यों नहीं आ गए? मैंने कहा, हालात ने मुझे इसका मौका नहीं दिया मिस्टर हार्बो। वो बोला, यूं लगता है हरबंस के तुम खुद भी अपने दोस्त की शख्सियत से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। हरबंस बोला, अब तो ऐसा ही लगता है चीफ, मैं तो खासा नीचे आ गया। अब आपको ताज्जुब होगा कि ये बस इत्तेफाकिया तौर पर ही मेरे साथ आया है। मैंने कहा, नहीं हरबंस, अगर तुम शिकागो की बजाय कहीं और का प्रोग्राम बनाते तो शायद मैं तुम्हारे साथ सफर न करता। यहाँ मैं मिस्टर हार्बो के लिए ही आया था, और जब तुमने इनसे मुलाकात का तस्करा किया तो मैं इसीलिए तुम्हारे साथ लग गया। मैं मिस्टर हार्बो का जायजा लेना चाहता था। हार्बो ने कहा, जोशू के चहीते मेरे लिए बड़ी हैसियत रखते हैं, और फिर अली जैसे पाए के लोगों से कौन न मिलना चाहेगा। बात जब इस हद तक बढ़ गई है अली, तो एक बात और बता दूं, मेरे आदमी सैन फ्रांसिस्को में तुम्हें तलाश कर रहे हैं। उन्हें हिदायत कर दी गई है कि तुम्हें तलाश करें और तुम्हारे लिए कोई खतरा देखें तो जहन्नम के दहाने खोल दें। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत थी, न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे कुछ मेहमानों को भी। मैंने सवालिया अंदाज में कहा, मेहमान? डेबू ने हरबंस को देखते हुए कहा, सरदार तेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, तू आराम कर। मैंने कहा, बराह करम मिस्टर डेबू हार्बो, इसे यहीं रहने दें। हार्बो ने कहा, तुम अगर हर्ज नहीं समझते तो ठीक है। हाँ, तो मैं अपने कुछ मेहमानों की बात कर रहा था जो तवील सफर करके मेरे पास आए हैं और उन्होंने दरखास्त की है कि मैं उनके लिए अली को तलाश करूं। मैंने पूछा, कौन है वो? बोला, अभी मिलना पसंद करोगे? मैंने कहा, जरूर।
मेरे जहन में तजस्सुस पैदा हो गया है, क्या उनका ताल्लुक तंजीम से है? हार्बो ने कहा, नहीं, वो मशरिक वस्ता के बाशिंदे नहीं हैं। अलबत्ता वो मुझे जादूगर जरूर तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि उनकी फरमाइश के चंद घंटों के अंदर अंदर मैं तुम्हें उनसे मिला रहा हूँ। मैं खामोशी से हार्बो को देखता रहा। हार्बो ने बेल बजाई और अंदर आने वाले से बोला, डायमंड हाउस के मेहमानों को एहतराम के साथ यहाँ ले आओ। मैं सचमुच तजस्सुस का शिकार हो गया था। कौन थे वो लोग? जहन में मुख्तलिफ किस्म के खाके बनते जा रहे थे। हार्बो के बारे में भी अंदाजा लगा रहा था। इंतहाई जीरक और खतरनाक आदमी मालूम होता था। उसने मुझसे मेरी कार्रवाइयों के बारे में पूछा। मैंने कहा, अब तक जो कार्रवाइयां हुई हैं मिस्टर हार्बो, वो मेरी सतह की नहीं है। किसी यहूदी की मिल्कियत को बम से उड़ा देना, किसी ताजिर पर कातिलाना हमला और वो भी नाकाम, या फिर बैंक में डाका। जो लोग अली यार खान से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि अली जिस पर कातिलाना हमला करे वो बच नहीं सकता। अली कभी बैंक नहीं लूट सकता। मुझसे मंसूब तीनों वाकयात में कहीं मेरी झलक नहीं मिलेगी, बशर्ते कि मुझे समझने वाले गौर करें। हार्बो बोला, ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया। फिर कौन? मैंने कहा, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हार्वर्ड। हार्बो बोला, लेकिन उसे तो तुमने अमेरिका से निकलवा दिया है। मैंने कहा, वो इतना कमजोर तो नहीं है मिस्टर हार्बो। हार्बो ने कहा, शैतान नंबर 1 है, कमजोरी का क्या सवाल। ओह माय गॉड, तो वो चैलेंज भी नहीं? मैंने कहा, मैं सिर्फ अमल करता हूँ मिस्टर हार्बो, ऐलान नहीं। हार्बो बोला, पूरी स्कीम समझ में आ गई। पूरी स्कीम समझ में आ गई है, गुड। बौखलाए हुए लोग हैं वो, सिर्फ तुम्हारे रास्ते बंद करने में लगे हुए हैं, तुम्हारे सामने आने की जरूरत नहीं कर पा रहे। गुड, वैसे तुम्हें मेरे पास जरूर आना चाहिए था अली। मैंने कहा, मैं इसके लिए मौका नहीं निकाल पाया। हार्बो ने कहा, तुमने एक दिलचस्प सवाल पैदा कर दिया है मेरे जहन में। आओ, जब तक डायमंड हाउस के मेहमान आए, एक दिलचस्प कार्रवाई की जाए। उठो यहाँ से। मैं और हरबंस खामोशी से उठ गए थे। हार्बो हमें लिए हुए एक और कमरे में आ गया। यहाँ एक स्याह फाम लड़की एक बड़ी सी ट्रांसमिशन मशीन के सामने बैठी हुई थी। हार्बो को देखकर वो मौद्दब हो गई। हार्बो ने लड़की से कहा, पी हॉगन को कॉल करो। लड़की ने गर्दन खम कर दी। वो सामने रखी हुई मशीन की तरफ मुतवज्जे हो गई। चंद लम्हे वो कोशिश करती रही, फिर उसने किसी से कहा, मिस्टर हॉगन प्लीज। हाँ, डेबू हार्बो, शिकागो। यस। कोड नंबर? ओके। उसने मशीन ऑफ कर दी, फिर दूसरे कुछ बटन दबाकर बोली, SBO ऑपरेशन 9 मिस्टर हॉगन प्लीज। यस, बात करें। डेबू हार्बो फ्रॉम शिकागो। ओके। उसने डेबू को इशारा किया और डेबू मशीन के पास पहुंच गया। उसने कुछ बटन ऑन किए और दीवारों में लगे स्पीकरों में से किसी कार के इंजन की आवाज उभरी। फिर एक भारी आवाज सुनाई दी, पॉल हॉगन, ओवर। हार्बो बोला, कार का इंजन बंद कर दो, डेबू बोल रहा हूँ। वो बोला, हेलो, डेबो फ्रॉम शिकागो। हार्बो बोला, शिकागो के बच्चे, कार का इंजन बंद करो। क्या किसी का पीछा कर रहे हो? कार की स्पीड 120 है। हॉगन ने कहा, ठीक है जादूगर, मैं जानता हूँ तुम इंजन की आवाज से स्पीड पहचान लेते हो। कार के रुकने की आवाज आई और फिर इंजन बंद हो गया। वो बोला, कहो क्या बात है? हार्बो ने कहा, कहाँ मर रहे हो? बहुत दिनों से शिकागो नहीं आए। वो बोला, बहुत मसरूफ हूँ डियर। हार्बो ने कहा, क्या हंगामा है तुम्हारे शहर में? तुम सब नाकारा हो गए हो, कानून के एक तालिब इल्म को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। हॉगन बोला, अली यार खान की बात कर रहे हो? हार्बो ने कहा, हाँ, क्या चीज है वो? हॉगन बोला, दुआ करो डेबो कि तुमसे उसकी दुश्मनी कभी ना हो। हार्बो ने कहा, ये हॉगन बोल रहा है? हॉगन ने कहा, हाँ, उसका रिकॉर्ड देखोगे तो ये नहीं कहोगे। हार्बो बोला, डरते हो उससे? वो बोला, हॉगन किससे डरता है तुम जानते हो। हार्बो ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। मिस्टर हॉगन के अलावा हॉगन को कोई और नहीं डरा सकता। अली यार खान का क्या किस्सा है? हॉगन बोला, बहुत लंबा किस्सा है। तुम्हें उससे क्या दिलचस्पी पैदा हो गई? हार्बो बोला, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। हॉगन ने कहा, जरूर करो डेबो, तुम्हारी यही खूबी सबको पसंद है कि तुम बहुत कुछ होने के बावजूद इंतजामिया से ताउन करते हो। हार्बो ने कहा, मुकम्मल रिपोर्ट? हॉगन बोला, हार्वर्ड केस के बारे में पढ़ चुके हो? हार्बो बोला, हाँ। हॉगन ने कहा, चीनी रहनुमा जोशू के कत्ल के बारे में? हार्बो बोला, मैं इतना कम इल्म नहीं हूँ। कानून का तालिब इल्म अब जो कुछ कर रहा है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? हॉगन बोला, वो सब कुछ शायद वो नहीं कर रहा। बड़े लोगों का यही ख्याल है, उसकी गिरफ्त कभी कमजोर नहीं होती। फिर कुछ चीनियों ने एक ऐसी इत्तला दी है जिससे इस बात की तस्दीक हो गई है। हार्बो ने पूछा, क्या? हॉगन बोला, मिस्टर जोशू की मौत की इत्तला पर अली मिस्टर जोशू के साथियों से मिला और बेकन हॉस्टल के एक खाली कमरे से उसकी तस्वीरें हासिल करने की कोशिश की गई, जिसे फौरन ही महसूस करके तस्वीर हासिल करने वालों को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो स्टेन गन्नों और बमों की मदद से फरार हो गए। बमों के जो टुकड़े बेकन हॉस्टल के पास से हासिल किए गए थे, दूसरी वारदात में भी उसी साख्त के बमों के टुकड़े पाए गए, यानी जो बम यहाँ इस्तेमाल किए गए, ट्रांस टर्बाइन उड़ाने के लिए भी वही बम इस्तेमाल किए गए थे।
یہ بم مخصوص ساخت کے تھے اور انہیں اسرائیل میں تیار کیا گیا تھا۔ دو مختلف مقاصد رکھنے والے گروپس نے ایک ہی طرح کے بم کیوں استعمال کیے؟ یہ بات قابل غور تھی اور اس سے اندازہ ہو گیا کہ بینک رابری، ٹربائن اڑانے کی کوشش اور ایک یہودی تاجر پر حملہ علی نے نہیں کیا، بلکہ یہ اس کی طرف امریکی پولیس کو متوجہ کرنے کی ایک چال ہے۔ ہاربو نے کہا، کیا پولیس انہی لائنوں پر کام کر رہی ہے؟ ہاگن بولا، ہاں، بظاہر علی کو تلاش کیا جا رہا ہے تاکہ اصل کارروائی کرنے والے دھوکے میں رہیں، لیکن در حقیقت ان کی تلاش بھی جاری ہے۔ ہاربو نے کہا، ویری گڈ، تو کب آ رہے ہو؟ ہاگن نے کہا، ابھی بہت دن تک نہیں آ سکوں گا۔ ہاربو نے پوچھا، میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ ہاگن بولا، اگر کوئی ضرورت پیش آئی تو ضرور اطلاع دوں گا۔ ڈیبو نے کہا، اوکے، اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ یہ تمام گفتگو سپیکروں کی مدد سے ہم لوگ سن رہے تھے۔ میرے رگو پہ میں مسرت کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ ڈیبو میری طرف متوجہ ہو کر بولا، امریکی پولیس احمق نہیں ہے، اس سے زیادہ حقیقت تمہیں پوری زندگی ہی میں معلوم ہو سکتی تھی۔ یہ شخص بہت بڑا افسر ہے، انتظامیہ کی ناک کا بال، میرا دوست۔ میں نے کہا، آپ کا خیال درست ہے مسٹر ہاربو، اور مجھے بے حد مسرت ہے۔ اسی وقت ایک سیاہ فام ملازم نے بتایا کہ ڈائمنڈ ہاؤس کے مہمان آ چکے ہیں۔ ڈیبو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ ہمیں ساتھ لیے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑا۔ امریکی پولیس افسر کی گفتگو میرے لیے بہت حوصلہ افزا تھی، لیکن ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے وہ پراسرار مہمان یاد آ گئے جو میرے لیے بہت طویل سفر طے کر کے آئے تھے۔ وہ کون ہیں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ خوبصورت ڈرائنگ روم کے صوفوں پر دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں انہیں دیکھنے لگا، پھر انہیں پہچان کر متحیر ہو گیا۔ یہ سائکا مائلر اور تارینا ہارڈو تھی۔ ڈیبو ہماری شکلیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں بے اختیار کھڑی ہو گئیں۔ تارینا متحیرانہ انداز میں میرے پاس آ گئی اور اس کے منہ سے نکلا، یہ تم ہی ہو علی؟ کیا یہ تم ہی ہو؟ ہاربو نے کہا، تم نے پوچھا تھا تارینا، لوگ مجھے جادوگر کیوں کہتے ہیں، اب تم مجھے کیا کہو گی؟ وہ بولی، جادوگر، واقعی جادوگر۔ علی کا تم نے وچ کرافٹ کے ذریعے ہی حاصل کیا ہے، ورنہ امریکی پولیس بھی۔ ہاربو نے کہا، چلو اپنے مہمانوں سے ملو، ہماری ضرورت تو نہیں ہے۔ آؤ سردار، تم پاگل ہو جاؤ گے ان چکروں میں، تم چرس پیو، کہاں ان خطرناک لوگوں میں الجھ گئے ہوں۔ اس نے ہربنس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور پھر اسے لیے ہوئے باہر نکل گیا۔ سائکا مائلر مسکرا رہی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا، ہیلو سائکا، تم لوگوں سے یہاں ملاقات کی مجھے امید نہیں تھی، کیا تم نے مسٹر ڈیبو سے میری تلاش کی خواہش کی تھی؟ تارینا بولی، ہاں، اور یہ تازہ بات ہے۔ میں نے پوچھا، خیریت ہے؟ بولی، تم نے بالآخر وہ سب کچھ کر ڈالا جس کے تم خواہش مند تھے، ایک بہت بڑی امریکی شخصیت کو تم نے بری طرح مسخ کر دیا۔ تارینا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، خدا کا شکر ہے تارینا، میں نے ہارورڈ کا ایک طلسم تو توڑ دیا، لیکن ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بولی، مسٹر آئن شلائر نے تمہیں مبارکباد دی ہے، جادوگری دکھائی ہے تم نے اس کام میں، پورا کرائم انٹرنیشنل چھاپ دیا، بلیک پلان کی دھجیاں اڑا دیں۔ جانتے ہو کتنے لوگوں نے، کتنے ملکوں نے اس سلسلے میں اسرائیل کی مذمت کی ہے اور اسرائیل نواز امریکیوں کو لتاڑا ہے۔ یہی نہیں، اس پلان کے منظر عام پر آنے کی وجہ سے اسرائیلیوں کو ایک اور بڑے منصوبے سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا، وہ کیا؟ وہ بولی، جس علاقے میں بلیک پلان کے تحت کام ہو رہا تھا، وہاں کی قریبی حکومت پر اسرائیل ڈورے ڈال رہا تھا اور یہاں اسے ایک فیکٹری قائم کرنے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن اس منصوبے کے منظر عام پر آنے سے فوری طور پر یہاں فوجیں اتار دی گئیں۔ فیکٹری کی عمارت بھی قبضے میں لے لی گئی اور وہاں سے کچھ ایسا سامان ملا ہے جس سے اسرائیل کی ایک اور سازش بے نقاب ہوئی ہے۔ میں نے کہا، خدا کا احسان ہے مجھ پر۔ وہ بولی، لیکن یہاں بہت تشویشناک خبریں سننے کو ملی ہیں۔ میں نے کہا، ہاں تارینا، بہرحال ہمارے درمیان دشمنی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی رہے گا وہ۔ تارینا بولی، اب تمہارا کیا پروگرام ہے علی؟ سوری، تمہاری دوست ہونے کی حیثیت سے میں یہ ضرور پوچھ سکتی ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سائکا، تم بہت خاموش ہو۔ سائکا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، اپنی باری کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، ریڈ پینتھرز خیریت سے ہیں؟ وہ بولی، بالکل۔ میں نے کہا، اور تمہاری ایکٹیویٹیز؟ وہ بولی، جاری ہیں۔ میں نے پوچھا، کوئی کارنامہ؟ بولی، ہاں، کیوں نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا؟ سائکا بولی، امریکی پولیس کے بہترین دماغ تمہاری تلاش میں سرگرداں ہیں اور میں نے تمہیں پا لیا۔ یہ کوئی چھوٹا کارنامہ ہے؟ میں نے کہا، ویسے تم دونوں کو ساتھ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ سائکا نے برجستہ کہا، ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ تارینا ہارڈو نے جلدی سے کہا، علی، تہذیب کہاں ہے؟ میں نے کہا، پہلے میری بات کا جواب دو۔ سائکا نے صاف گوئی سے کہا، تہذیب کی خیریت پوچھنا تمہاری بات کا جواب ہے علی۔ ہم دونوں اس کے سامنے شکست خوردہ ہیں۔ تارینا تم سے عشق کرتی ہے، یہی کیفیت میری تھی، لیکن تہذیب ہم دونوں سے پہلے تمہیں گھائل کر چکی تھی۔ تارینا پہلے ہی صبر کر چکی تھی، میں نے بعد میں صبر کر لیا۔ اب ہم خیریت سے ہیں۔
तारीना के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए थे। उसने सपाट लहजे में कहा, मोहब्बत हमेशा किए जाने के लिए होती है साइका, इसमें सब्र क्या मानी रखता है। मैं अब भी अली को चाहती हूँ और इसके साथ इसकी चाहतों को भी चाहती हूँ। यही मेरे इश्क की महराज है। बराह करम इसे सतहियत का दर्जा न दो। साइका ने कहा, हम अपनी कमजोरियों का एतराफ क्यों न करें। तारीना बोली, जरूरी नहीं है साइका, तुमने उम्र के तकाजों से मजबूर होकर मुझे भी उरियां कर दिया। सुनो साइका, मुझे अली से मोहब्बत है और रहेगी, लेकिन अब वो मेरे लिए सिर्फ एक महबूब है, मेरी तलब नहीं। अली, इस लड़की की बातों से मुतासिर ना होना। हम एक प्रोग्राम के तहत तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारा अब यहाँ क्या प्रोग्राम है? हार्वर्ड के बाद तुम अमेरिका में क्या करोगे? मैंने पूछा, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है तारीना? वो बोली, तुम्हारी पसंद के मुताबिक तुम्हारे उसूलों से मेल खाती हुई एक और मुहिम तुम्हारे लिए तैयार है। रेड पैंथर्स ने एक सेहूनी साजिश पकड़ी है और चूंकि ये 100% तुम्हारी दिलचस्पी का मामला था, लिहाजा साइका ने मुझसे राब्ता कायम किया और मैं इससे मुत्तफिक हो गई। अब हम दोनों तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम्हें उस घिनौनी साजिश से आगाह कर दें। मेरी आंखों में दिलचस्पी की चमक पैदा हो गई। चंद लम्हे मैं खामोशी से उन दोनों की शक्लें देखता रहा। बहुत अजीब लग रही थी वो मुझे। तारीना ने मुझे खामोश देखकर कहा, क्या सोच रहे हो अली? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सी बातें तारीना। तारीना ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, इनमें कुछ मुस्कुराने वाली बातें भी शामिल हैं? मैंने कहा, हाँ तारीना, मुझ पर तुम्हारे एहसानात और अब उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। वो बोली, तुमने हम पर पहले एहसान किया था अली, उस मिशन की तकमील की थी जो हमारे लिए दर्द सर बना हुआ था, और ये सब कुछ बेलौस और बेगरज होकर किया था। उससे तुम्हारी शख्सियत की अजमत का नक्श मेरे दिल पर सब्त हो गया। उस एहसान के सिले में हमारी तरफ से जो सलूक तुम्हारे साथ हुआ, उस पर शर्मिंदगी उठाना पड़ी हमें। ये सारी बातें और उसके बाद के हालात कुछ ऐसे हो गए कि तुम हम वतन या हम नस्ल न होने के बावजूद अजनबी न रहे, और तुम्हारे बारे में कुछ सोचते हुए यही लगा कि किसी अपने के बारे में सोच रहे हैं। अगर इस अपनायत को इश्क कहा जा सकता है तो मैं इस इश्क का इतराफ करती हूँ। फिर मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं और मिस्टर आइंशलायर उसूली तौर पर फलस्तीनी मकासद से हमदर्दी और इसराइली गुंडागर्दी से इख्तिलाफ रखते हैं, इसलिए जिस हद तक बन पड़ता है हम अपना फर्ज पूरा करते हैं। इस तरह तुम पर कोई एहसान नहीं हुआ। साइका ने हंसकर कहा, तारीना मुसलसल मेरे अल्फाज के सिलसिले में सफाई पेश कर रही है। सॉरी अली, ये बात मैंने सिर्फ अपने लिए कही थी। मैंने कहा, डेबू हार्बो से तुम लोगों की वाकफियत कैसे है? साइका ने कहा, मिस्टर हार्बो रेड पैंथर्स को तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन तारीना की इनसे जाती मुलाकात थी। हमारे जहन में तुम्हारी तलाश के लिए इन्हीं का नाम आया। मैंने कहा, मैं तुम दोनों का शुक्रगुजार हूँ। अब बात उस साजिश की हो जाए तो बेहतर है जिसका तुमने अभी अपनी गुफ्तगू में हवाला दिया। साइका मुसलसल बोले जा रही थी। उसने कहा, इसकी तफसील हम तुम्हें यहाँ फराहम नहीं कर सकेंगे, तुम्हें तारीना के वतन चलना होगा। मैंने कहा, क्यों तारीना? वो बोली, हाँ अली, वहाँ मिस्टर आइंशलायर से तुम्हारी मुलाकात जरूरी है। अहम दस्तावेजात उन्हीं की तहवील में हैं। मैंने कहा, इसके बारे में कुछ मुख्तसरन? तारीना बोली, यकीनन अली। ये बताओ, लाइन ऑफ क्रूजल के बारे में कुछ सुना है? मैंने कहा, नहीं, मेरे लिए ये अजनबी नाम है। वो बोली, साउथ अफ्रीका का एक गोशा जो आम रास्तों से हटकर है। महज़ब दुनिया उस गैर महज़ब इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं देती। इसी सबब वो दुश्वार गुजार इलाका आम दुनिया की नजरों से पोशीदा है। वहाँ मौजूद छोटी छोटी आबादियों को लाइन ऑफ क्रूजल का नाम दे दिया गया है। इन तमाम बस्तियों की एक मुश्तरका हुकूमत तेरोडा के नाम से तश्कील पा गई है। मैंने ताज्जुब से कहा, क्या ये नाम दुनिया के नक्शे पर मौजूद है? वो बोली, कतई नहीं, उसे दुनिया के नक्शे पर लाने की जरूरत ही महसूस नहीं की गई। शायद इसकी बुनियादी वजह इस हिस्से के हालात से दुनिया की बेखबरी है। वहाँ के बारे में यही मशहूर है कि वो एक खतरनाक इलाका है जिसकी आबादी वहशी कबाइल पर मुश्तमिल है। जैसा कि अफ्रीका के बाज अंदरूनी हिस्सों के बारे में तसव्वुर किया जाता है, बहुत कम लोग वहाँ के असल हालात के बारे में कुछ जानते हैं। मैंने कहा, तुमने कहा था कि उन आबादियों ने कोई मुश्तरका हुकूमत बना ली है। वो बोली, हाँ, उसे तेरोडा के नाम से पुकारा जाता है। मैं मुताज्जिबाना अंदाज में उसे देख रहा था। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया था। तारीना ने थोड़ी देर के बाद कहा, तुम उसे एक पुरअसरार मुमलिकत कह सकते हो, जहाँ के वहशियाना रस्म रिवाज दुनिया के लिए नापसंदीदा हैं, लेकिन जहाँ जदीद दौर की तमाम सहूलतें मुहैया हैं। चंद इलाकों से वहाँ के लिए हवाई सफर की सहूलत भी मुहैया है। गैर महज़ब आबादी के मसाइल के हल के लिए वहाँ महकमे कायम हैं। उनमें मुख्तलिफ नस्ल के लोग काम करते हैं और मुखलिसाना तौर पर अपने फर्ज अंजाम देते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क के बाशिंदे को वहाँ जाकर आबाद होने की इजाज़त है, बशर्ते कि वो तेरोडा और उसके बाशिंदों के लिए किसी भी शक्ल में मुफीद हो। मैंने कहा, तुमने किसी अल्फ लैलवी सरजमीन की निशानदही की है। बहरहाल मुझे उस मुहिम के बारे में बताओ जो मेरे लिए दिलचस्पी का बायस हो सकती है।
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।